Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me Saddam Ashraf. So today we are going to discuss about covariant tensor and contravariant tensor. आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कोवेरिएंट टेंसर और कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की हमारी वीडियो है, ये आपने बड़े अच्छे से इसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कोवेरिएंट टेंसर की। कोवेरिएंट टेंसर में मैं आपको इसको समझाने से पहले भी बल्कि मैं आपको रैंक ऑफ ए टेंसर के बारे में यहाँ पे बताना बहुत ही मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में रैंक ऑफ ए टेंसर के बारे में सीखा है। यहाँ पे उसका ब्रीफली जो कंसेप्ट है रिव्यू करवाना बहुत ज़रूरी है। रैंक ऑफ ए टेंसर का मतलब हमारे पास ये होता है कि जितने आपके पास बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट होंगे वो आपका रैंक ऑफ ए टेंसर बन जाएगा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास 0 बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट है तो वो हमारे पास क्या होगा, रैंक 0 का टेंसर होगा। अगर हमारे पास 2 बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट होंगे तो वो हमारे पास रैंक 2 का होगा। अगर हमारे पास 1 बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट होगा तो वो हमारे पास रैंक 1 का होगा। तो ये हमारे पास था जी, जो 0 बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट था वो 0 रैंक का था और उसको हमने नाम दिया था स्केलर का। जो 1 बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट हमारे पास रैंक 1 का टेंसर था उसको हमने वेक्टर्स का नाम भी दिया था। तो आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं जी रैंक 1 के हिसाब से, यानी कि कोवेरिएंट टेंसर फॉर रैंक 1 और कंट्रावेरिएंट टेंसर फॉर रैंक 1। तो इनका जो दूसरा नाम है वो हम कोवेरिएंट वेक्टर्स भी कहते हैं या फिर कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम रैंक 1 के हिसाब से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और रैंक 1 के टेंसर को हमने वेक्टर्स का नाम दिया था। हमने लास्ट लेक्चर बड़े अच्छे से समझा। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अब बात करते हैं जी कोवेरिएंट टेंसर की। कंसीडर एन क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं जी A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN। ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं एंड क्वांटिटीज़ हैं और इनका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारे पास ये है X1, X2, X3 अप टू सो ऑन XN है। ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है जी। और अगर हमने इसको तब्दील किया है, चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, जब ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, नए कंपोनेंट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। नए कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास कौन से हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी हमने ऊपर डैश लगा दिया, या इसको आप प्राइम भी पढ़ सकते हैं, A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम अप टू सो ऑन AN प्राइम। और ये वाले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था ये भी तब्दील हो गया, ज़ाहिर सी बात है ये भी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक बात यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को तब्दील करते हैं ना, चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो होता ये है कि जो आपका वेक्टर है वो बिल्कुल सेम रहता है, वो तब्दील नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। ओनली कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ तब्दील करने से हमारे पास जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं वो तब्दील होते हैं और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो तब्दील हो जाता है, यानी कोऑर्डिनेट्स हमारे तब्दील हो जाते हैं। वेक्टर आपका एज इट रहता है, वो तब्दील हरगिज़ नहीं होता। तो कहता है कि देन दे कैन बी रिलेटेड इन द फॉलोइंग वे। तो हम इस वे में भी इसको लिख सकते हैं। हम यहाँ से A1 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 की फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 की फाइंड आउट कर सकते हैं, अप टू सो ऑन AN की वैल्यू तक हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने A1 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि हमारे पास है A1 पार्शल x 1 ओवर पार्शल x प्राइम 1 प्लस A2 पार्शल x2 ओवर पार्शल x प्राइम 1 प्लस अप टू सो ऑन AN पार्शल xn ओवर पार्शल x प्राइम 1 है। यहाँ पे हमारे पास ये जो A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN तक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन N तक ये हमारे पास J के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, J लगा दिया। तो ये वाली जो टर्म होती है ना, ये वाली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये वाली टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट 1-2 स्टेप कर दिए, आपको मैं बता देता हूँ, आपने उस तरह से कर लेने हैं कि हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, सारी टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे समेशन लगा देते हैं। जब समेशन लगाते हैं तो उस समेशन को ख़त्म करने के लिए हम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए ये वाली फॉर्म डायरेक्ट हासिल कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने यहाँ से ये वाली टर्म मैंने डायरेक्ट लिख दी। इसी तरह से आप A1 प्राइम के हिसाब से आप A1 तो हमने निकाल लिया, A2 प्राइम भी निकाल सकते हैं, 3 प्राइम भी निकाल सकते हैं, अप टू सो ऑन AN प्राइम तक आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, AN प्राइम तक हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारे पास AJ पार्शल XJ ओवर पार्शल x प्राइम n। यहाँ पे जो n है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा ith टर्म में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्राइम I इज़ इक्वल टू AJ पार्शल XJ ओवर पार्शल x डैश या पार्शल x प्राइम I।
तो यहाँ पे हमने ये कोवेरिएंट टेंसर का जो हमने सिस्टम था वो सारा यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जो हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर है ना, वहाँ पे जो हम इंडिसेस लिखते हैं, बेसिस वेक्टर्स लिखते हैं, वो हम बेस पे लिखते हैं। बेस का मतलब यहाँ पे हमने ये समझना है कि हमने सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है। यहाँ पे चेक करें, ये जो आई है ना, ये आई हमने कोवेरिएंट टेंसर में बेस पे लिखा है, सबस्क्रिप्ट पे लिखा है। लेकिन अगर हमारे पास कंट्रावेरिएंट टेंसर होता तो इसी आई को हमने इसकी पावर में लिख देना था, यानी ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाना था। तो हमारे पास देन ए आई आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ए रैंक 1। तो ये हमारे पास हो गया जी कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 या फिर कोवेरिएंट वेक्टर्स। तो यहाँ पे एक छोटी सी पैरे में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमारे पास जो बेसिस वेक्टर हैं उनको तब्दील करने से जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं, यानी कि इनका सेम मैनर होता है। बेसिस वेक्टर को जितना तब्दील करते हैं उतना ही हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं विद सेम मैनर। तो दूसरी बात यहाँ पे ये बताई गई है कि जो इंडिसेस होते हैं वो हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं कोवेरिएंट टेंसर में, और जो कंट्रावेरिएंट टेंसर होता है वहाँ पे हम किस पे लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी कोवेरिएंट टेंसर। अब हम बात करते हैं जी कंट्रावेरिएंट टेंसर की। बिल्कुल उसी मैनर से हम इसको भी सीखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कंसिडर एन क्वांटिटीज़, यहाँ पे चेक करना है कि A1 2 3 अप टू सोन AN, यहाँ पे ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, जबकि हमने जो कोवेरिएंट टेंसर हमने पीछे सीखा है वो हमने उसको बेस पे लिखा था, सबस्क्रिप्ट में लिखा था। तो यहाँ पे आप चेक करिए सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है। तो ये हमारे पास एन क्वांटिटीज़ हैं, उनका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ये है। अगर हम इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में तब्दील हो जाते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे एन क्वांटिटीज़ यहाँ पे ये आ गई, प्राइम में आ गई। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब बिल्कुल जैसे हमने जो पीछे फाइंड आउट किया है कोवेरिएंट टेंसर, बिल्कुल इसी तरह से हम कंट्रावेरिएंट टेंसर को यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। देन दे कैन बी रिलेटेड इन द फॉलोइंग वे। A1 प्राइम या A प्राइम 1 इज इक्वल टू A1 पार्शल x प्राइम 1 ओवर पार्शल x प्लस A2 पार्शल x प्राइम 1 ओवर पार्शल x 2 प्लस अप टू ऑन AN पार्शल x प्राइम 1 ओवर पार्शल x n। जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो हमने कोवेरिएंट टेंसर लिया वहाँ पे हमने जो ये A1 2 3 ये हमने इसको बेसिस पे लिखा था, सबस्क्रिप्ट में लिखा था। लेकिन हमारे पास ये यहाँ पे ये कंट्रावेरिएंट टेंसर है, तो यहाँ पे हमने इसको किस में लिख दिया, सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया। और दूसरी बात यहाँ पे याद रहे कि जो हमने ये जो x प्राइम 1 कांस्टेंट जो हमने लिखा था वो ओवर में था, अपॉन में था, डिनोमिनेटर में था। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो x प्राइम 1 x प्राइम 1 x प्राइम 1 सब के लिए ये हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर में हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। लेकिन अब जो हमारे पास कंट्रावेरिएंट टेंसर है, कंट्रावेरिएंट टेंसर पे यहाँ पे चेक करें कि हमने इसको न्यूमिनेटर में लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है। अब ये वाली सारी की सारी टर्म को अगर मैं इकट्ठा करूँगा समेशन के हिसाब से, तो ये 1 2 3 4 5 अप टू सोन n तक आपको पता है कि ये हमारे पास ये जो a की पावर 1 सॉरी A1 A2 A3 अप टू सोन AN, ये हमारे पास j की इक्वल होता है, यानी कि j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, और a j पार्शल x प्राइम 1 ओवर पार्शल x j। तो अब ये जो मैं आपको कोवेरिएंट टेंसर में मैंने आपको बताया था वो ये स्टेप है। सो अप्लाइंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, तो ये जो हमारे पास समेशन वाला यहाँ पे टर्म होगी ये हट जाएगी और हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। a प्राइम 1 इज इक्वल टू a j पार्शल x प्राइम 1 ओवर पार्शल x j। सिमिलरली ये हमने 1 की वैल्यू निकाली, इसी तरह से हम 2 की निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम n की निकाल सकते हैं। ये जो n टर्म होगी इसको हम कन्वर्ट कर देंगे i टर्म में। तो यहाँ पे चेक करें a प्राइम i इज इक्वल टू a j पार्शल x प्राइम i ओवर पार्शल x j। यहाँ पे चेक करें ये जो हमारे पास इंडिसेस है यहाँ पे ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो जो कि हमने यहाँ पे कोवेरिएंट टेंसर में सीखा था वो हमारे पास कहाँ पे था, सबस्क्रिप्ट में था, ओके जी। तो ये हमारे पास हो गया कोवेरिएंट टेंसर और कंट्रावेरिएंट टेंसर। सो देन जो हमारे पास ए आई आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ए रैंक 1। तो ये हमने सीख लिया जी कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है और कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली शॉर्ट इनमें डिफरेंस बता देता हूँ कि जो हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर होता है वहाँ पे हमने जो इंडिसेस लिखने होते हैं वो हमने सबस्क्रिप्ट में लिखने होते हैं, लेकिन कंट्रावेरिएंट टेंसर में हमने उनको सुपरस्क्रिप्ट में लिखना होता है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये बता दूँ कि जो हमारे पास
कोवेरिएंट टेंसर में बेसिस वेक्टर और कंपोनेंट सेम मैनर से तब्दील होते हैं, लेकिन कंट्रावेरिएंट टेंसर में बिल्कुल ऐसे नहीं होता। अगर हम बेसिस वेक्टर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हाफ होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी देख ली, मैथमेटिकल फॉर्म भी देख लिया है, किस तरह से हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं, किस तरह से हम कंट्रावेरिएंट टेंसर को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने सीख लिया जी कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है और कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है। तो अगर आपका कोई मसला, कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक के रिलेटेड हो, सो प्लीज़ यू कैन सेंड मी योर very very precious feedback. I'm looking forward to your response. Thank you very much.